नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला। हरियाणा विधानसभा ने राज्य में प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने वाला बिल पास कर दिया है। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। हरियाणा सरकार में भाजपा की सहयोगी जननायक जनता यानी कि जेजेपी ने चुनाव के दौरान जनता से ये वायदा किया था। ट्विटर पर इसे लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की तारीफों के पुल बांधे जाने लगे हैं। #थैंक यू दुष्यंत #हरियाणा ट्विटर के टॉप 10 में दिखने लगा। ये कानून क्या वाकई लागू हो सकेगा या फिर ये भी कानूनी दांवपेच का शिकार हो जाएगा? कितना इस पर खुश होना चाहिए हरियाणा के युवाओं को और कितना मायूस होना चाहिए देश के उन युवाओं को जो प्रदेश में रोजगार के लिए आते हैं, जो स्किल्स के आधार पर अपनी जगह प्राइवेट सेक्टर्स में उनकी नौकरियों में बना पाते हैं। इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे 16 आने सच में इस सभी जरूरी बातों पर। सबसे पहले स्वागत करती हूं, हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार हरीश वशिष्ठ जी। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं आपका। कितना खुश होना चाहिए हरियाणा के युवाओं को इस पर? सबसे पहला सवाल जो उत्सुकता है इसी बात को लेकर है। देखिए, ये हरियाणा में रोजगार है और रोजगार में भी जो नौकरियां हैं, जॉब्स हैं, वो हमेशा से एक बड़ा मुद्दा है, वो रहा है। और साथ ही ये जो बिल पास हुआ, ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में नहीं था। इलेक्शन मैनिफेस्टो से बीजेपी के ये वायदा है बाहर नहीं आया। ये जैसा आपने अभी कहा, ये जेजेपी है, उनके मैनिफेस्टो के अंदर था और उन्होंने अपना एक बड़ा वादा है पूरा किया। और एक मैं और जरूर इसमें कहना चाहूँगा कि जेजेपी मूलतः जो ग्रामीण युवा हैं उनकी पार्टी है। जिस समय इनेलो थी और दुष्यंत चौटाला भी इनेलो का एक हिस्सा थे, तो इनेलो का जो स्टूडेंट विंग है इनसो, उसको दुष्यंत चौटाला और उनके भाई दिग्विजय चौटाला है वो संभालते थे। और उन्होंने उसको हरियाणा में एक फोर्स है वो बना दिया जी। और उसके बाद जब इनेलो में विभाजन हुआ और दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला और उनके पिता अजय चौटाला है, उन्होंने जननायक जनता पार्टी है बनाई। वो जो स्टूडेंट विंग है, इनसो है, वो पूरा का पूरा है उनके साथ आया। तो ये मूलतः जो ग्रामीण युवा हैं उनकी पार्टी है जी। और हरियाणा में एक बहुत बड़ी समस्या जो बेरोजगारी है, वो शहर से ज़्यादा ग्रामीण इलाकों में है। तो उन युवाओं को लुभाने के लिए एक वादा मैनिफेस्टो में रखा गया था जेजेपी के कि हम नौकरियों में जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें 75% आरक्षण हरियाणा के युवाओं को देंगे। और वो उन्होंने गठबंधन सरकार में, हालांकि वहाँ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अभी तक तैयार नहीं हो पाया है, लेकिन उन्होंने अपनी इस मांग को पूरा करवाया है। और इसकी वजह से जो उनका वोटर वर्ग है, उनका जो समर्थक है, युवा है, उसमें निश्चित तौर पर एक उत्साह है। ये तो अभी समय बताएगा कि ये धरातल पर ये बिल है आ पाएगा और कितनी नौकरियां हैं दे पाएगा। लेकिन इसकी वजह से ग्रामीण युवा हैं और जो जेजेपी समर्थक हैं उनके अंदर निश्चित तौर पर एक बड़ा उत्साह है वो देखा जा रहा है जी। खास बात इसमें ये बताई गई है कि 50,000 से कम की नौकरियों में ये आरक्षण है जो युवाओं को मिलेगा। तो ये स्किल्स की भी बात है, यहाँ पर स्किल के आधार पर किस तरह से उन युवाओं को मायूसी होगी जो स्किल्स के आधार पर प्रदेश में आ जाते हैं? वो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है कि एक उन्होंने सीमा लगाई है, कैप लगाई है कि 50,000 रुपए तक की जो सैलरी है उस पर ये बिल है ये लागू होगा। ये जो कानूनी प्रावधान है ये लागू होंगे, लेकिन जो हायर स्किल्स हैं उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा। लेकिन वो जिस तरह का जॉब्स का सिनेरियो है उसमें जो हायर स्किल्स हैं स्टार्टिंग लेवल पर, वो 50,000 या उससे कम की जो सैलरी है उसमें हायर है वो किए जा सकते हैं, किए जा रहे हैं। तो ऐसे में जो इंडस्ट्री के लिए
बड़ी मुश्किल होगी कि जो टैलेंट है जो वो पूरे देश में से जहाँ से उन्हें अच्छा टैलेंट मिलता था वो लेकर आते थे, तो वैसा जो टैलेंट है वो ला पाएंगे क्या। और दूसरा ये है कि वैसा टैलेंट हरियाणा में उपलब्ध होगा क्या, क्या उसके लिए हरियाणा सरकार ने, क्योंकि इस बिल में या इसकी जो बातचीत है कल विधानसभा में उसमें ऐसा कहीं मतलब है दिखाई नहीं पड़ा कि वो युवाओं को उस स्किल के लिए तैयार करने के लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है, स्किल अपग्रेडेशन प्रोग्राम्स है, वो भी साथ ही साथ है वो शुरू किए जा रहे हैं। तो क्योंकि ये बिल अभी आया है और बहुत सारी चीजें धरातल पर अभी स्पष्ट होनी है, तो उसमें आने वाला समय बताएगा कि ये इसका जो प्रभाव है, इसका इम्पैक्ट है वो युवाओं पर और यहाँ की इंडस्ट्री पर वो किस तरह का होगा। लेकिन अभी तो फिलहाल एक हर्ष का, खुशी का माहौल पूरे प्रदेश में है। और कोई भी पार्टी है, क्योंकि ये इशू ऐसा है, कोई भी पार्टी है अभी इसका पार्टी के तौर पर विरोध करने की स्थिति में नहीं है। वहाँ छोटे मोटे उसके जो प्रावधान हैं उसको लेकर वो अपनी आपत्तियां जाहिर कर रही हैं, या पार्टी के जो एमएलएज हैं व्यक्तिगत तौर पर कहीं कहीं उस पर आपत्तियां कर रही हैं। पर पार्टी के तौर पर कोई भी पार्टी इस बिल का विरोध करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि उनके वोट बैंक में किसी तरह से कोई सेंध न लगने पाए। शायद खामोशी की एक ये वजह है। हाँ बिल्कुल यही है, क्योंकि वो वोट तो उन्हें भी चाहिए ना। तो आप अगर रोजगार है उसका विरोध करेंगे, रोजगार देने का विरोध करेंगे, जो कि इस समय युवाओं में सबसे बड़ा मुद्दा है, तो आप उस विरोध के बावजूद है उस मतदाता के बीच में जाके कैसे खड़े हो पाएंगे। जी बिल्कुल। यहाँ पर एक सवाल होता है प्राइवेट सेक्टर में उन बड़ी बड़ी कंपनियों के अस्तित्व को लेकर जो यहाँ पर प्रदेश में काम कर रही हैं, वहाँ उनके लिए किस तरह की ये संभावनाएं मौजूद करा पाएगा, क्योंकि पहले से ही काफ़ी जो परेशानियां हैं प्रदेश में सरकार की तरफ से, जो भी है जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनको सामना करना पड़ता है। ऐसे में अब ये जो सीमित उनको स्किल सेट जो नौकरियां देनी पड़ेंगी उनके लिए कितना ये मतलब विपरीत दिखता है। नहीं वो देखिए बिल्कुल ठीक है कि इस समय जो इंडस्ट्री है हरियाणा में उसमें बहुत सारी आशंकाएं हैं इस बिल को लेकर। जब इसका ड्राफ्ट प्रपोजल है वो सरकार ने जारी किया तो उसके बाद मारुति सुजुकी जो इंडस्ट्री है जो हरियाणा में सबसे बड़े जो उद्योग हैं उनमें शामिल होती है, उन्होंने, उनके जो चेयरमैन हैं आर.एस. भार्गव है, उन्होंने, और CII की जो हरियाणा चैप्टर है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, उन्होंने इसके ऊपर है अपनी आशंकाएं हैं वो सरकार के सामने रखी। उनके दो ऐसे मुद्दे थे जिनके ऊपर उनके मन में है कुछ शंकाएं थी। उनका कहना था एक तो ये है कि इसकी वजह से जो प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसको नुकसान है वो पहुंचेगा। वो इन्वेस्टमेंट कोई भी नया अगर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है तो सबसे पहले वो देखेगा कि उसकी जो प्रदेश में जो कानून है, ब्यूरोक्रेसी है, सिस्टम है, वो उसको कितना फेवर है वो करते हैं। और दूसरा उनका कहना था कि जो कॉम्पिटिटिवनेस है इंडस्ट्री की वो उससे अफेक्ट होगी। अब वो है कि एक पड़ोसी राज्य है, मान लीजिए हरियाणा का पड़ोसी राज्य हिमाचल है, पंजाब है, वहाँ पे इस तरह का कोई कानून नहीं है, और वहाँ की एक इंडस्ट्री है वो भी वही प्रोडक्ट तैयार कर रही है जो हरियाणा की इंडस्ट्री प्रोडक्ट तैयार कर रही है। तो अब वहाँ पर उनके लिए हिमाचल में, पंजाब में या और पड़ोसी राज्य में उनके लिए ये कोई बाध्यता नहीं है कि वो लोकल 75% जो यूथ है उनको अपने यहाँ रिजर्वेशन देंगे, चाहे वो टैलेंट में भी कई बार समझौता करना पड़े। तो ऐसे में आप उनके साथ इंडस्ट्री है वो compete कैसे करेगी। तो उन्होंने सरकार को इस वाले मामले में जो रिप्रेजेंटेशन दिया है उसमें अपनी इन चिंताओं को उजागर किया है। हालांकि सरकार ने कोशिश की है कि वो उन्हें थोड़ा सा आश्वस्त किया जाए, लेकिन वो उनका कहना है, आर.एस. भार्गव हैं, उनका कहना है कि जो हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है वो हमारी चिंताएं आज भी मौजूद हैं, वो चिंताएं अभी दूर नहीं हुई। जी फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे।
ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। हरियाणा में युवाओं को प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% का आरक्षण मिला है और इसी पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। हरीश वशिष्ठ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं। आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि शंकाएं जो इंडस्ट्रीज की हैं वो तो हैं ही। दुष्यंत चौटाला ने एक बात कही थी जब इस मामले पर सदन में बहस हो रही थी कि सस्ता चीप लेबर जो इंडस्ट्रीज अपना सबसे बड़ा हथियार जिससे प्रॉफिट वो ज्यादा कमाती है कि चीप लेबर बुला लेती हैं जगह जगह से, और यही वजह है कि जो स्लम्स है इन सब ऐसी जगहों को, ऐसी व्यवस्थाओं को बढ़ावा मिलता है। उनके इस तर्क को किस तरह से देखते हैं आप? और सरकार का कहना यही है, मुख्यमंत्री ने भी कहा और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला है उन्होंने भी कहा कि इसकी वजह से ये आरक्षण ना होने की वजह से जो चीप लेबर है, जो सस्ते मजदूर हैं जो बाहर से आते हैं, उसकी वजह से जो बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं दिल्ली के आसपास के, गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत है, उनके अंदर मलिन बस्तियां हैं, उनकी संख्या है बड़ी है, मतलब है क्योंकि अगर उसे बाहर से जो मजदूर आया है उसे रहने को सस्ता घर नहीं मिलेगा तो मलिन बस्तियों में चला जाएगा। तो उसकी वजह से हाउसिंग की प्रॉब्लम है, एनवायरनमेंट है वो भी खराब होता है और उसके वजह से एक जो अर्बन लाइफ है उसके अंदर जो क्वालिटी है वो भी नीचे आती है। ये उनका तर्क है, पर ये तर्क कोई बहुत मुझे तो अपील नहीं करता है। उसका कारण ये है कि अगर कोई भी कर्मचारी है, कोई मजदूर है, वो अपने जिले से निकलकर, मान लीजिए एक पंचकुला का एक मजदूर है, वो अपने जिले से निकलकर गुड़गांव में, फरीदाबाद में, सोनीपत में नौकरी के लिए जाएगा तो उसके साथ भी लगभग वही परिस्थितियां हैं वो होने जा रही हैं, मतलब जी। और कोई उसको जो वेजेज हैं उसमें इतना ज्यादा इजाफा मिलने वाला नहीं है कि एक वो क्वालिटी लाइफ है वो गुजार पाएगा। तो वो लगभग उन्हीं परिस्थितियों में रहेगा, उससे थोड़ा सा बेहतर होगा जो बिहार से, उत्तर प्रदेश से या उड़ीसा से आने वाला मजदूर है जिन परिस्थितियों में रहता है। तो ऐसा मतलब कोई बहुत इससे फर्क पड़ेगा वो तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन इसकी वजह से एक वातावरण के अंदर है, युवाओं में एक उत्साह है वो पैदा होगा और जो अभी दिखाई भी देने लगा है ये निश्चित है। और इसका लोक लुभावन ये नारे हैं, लोक लुभावन ये कदम है और उसका निश्चित तौर पर कल को सरकार को भी और सरकार की जो दोनों गठबंधन की पार्टियां हैं, बीजेपी जेजेपी है, उनको फायदा है वो हो सकता है। यहाँ पर बीजेपी पर एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से लगातार ऐसी बातें आती हैं कि एक देश और एक कानून, साथ ही साथ जितने मंत्री हैं बीजेपी के और जितने बड़े बड़े नेता हैं वो यही नारा देते रहते हैं कि एक देश एक कानून। ये किस तरह से विभाजित कर रहा है देश के जो स्ट्रक्चर है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको? देखिए, एक जो बड़ा रोचक एक तथ्य है वो सामने आया है कि बीजेपी है, उन्होंने बिल पास किया, जेजेपी और बीजेपी दोनों ने मिलके। अब जो विपक्ष के दो विधायक, उसमें से एक जेजेपी के हैं राम कुमार गौतम और दूसरे कांग्रेस के हैं जो रोहतक से आते हैं भारत भूषण बत्रा जी, उन्होंने इसके ऊपर सवाल उठाया और वो सैद्धांतिक सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशनल वो इशू है। वो उनका ये कहना है कि जब पूरा देश एक है और पूरे देश में संविधान भी हमें गारंटी देता है कि हम कहीं भी जाकर है नौकरी कर सकते हैं, अपना कारोबार है वो कर सकते हैं, तो ये फिर ऐसा बिल हरियाणा में लाने की क्या जरूरत थी? अगर महाराष्ट्र का, बिहार का व्यक्ति है वो यहाँ आके नौकरी नहीं कर पाएगा तो कल को हरियाणा का जो व्यक्ति है वो बिहार और महाराष्ट्र में जाके नौकरी है वो कैसे करेगा? और रामकुमार गौतम तो एक कदम है वो और आगे चले गए, उन्होंने तो इसको बेहुदा बिल है वो कल विधानसभा के अंदर है वो करार दिया जी। और एक और जो इसमें जो मुझे लगता है वो बड़ा इशू है, ये जो बिल है बीजेपी की जो मूल विचारधारा है
उसमें कहीं फिट नहीं बैठता है। बिल्कुल। बीजेपी हमेशा मतलब है लंबे समय से, जब जनसंघ था तब, और जनसंघ के बाद जब वो बीजेपी के अवतार में आई तब, वो पार्टी हमेशा से एक नारा देती रही, एक देश एक विधान जी। और उन्होंने उस एक देश एक विधान को लेकर अभी हाल ही में लगभग 1 महीना पहले है, जम्मू कश्मीर के अंदर वहाँ लोकल जो युवक थे, लोकल जो यूथ थे, उनको वहाँ नौकरियों के अंदर आरक्षण था। बाहर से कोई व्यक्ति आके वहाँ नौकरी है वो हासिल नहीं कर सकता था। तो वहाँ पर केंद्र सरकार ने, जो बीजेपी की सरकार है, उन्होंने अपना जो वो एक जो विचारधारा थी उसके आधार पर, एक देश एक विधान के आधार पर, वो वहां से वो प्रावधान समाप्त किया जी। इस समय कोई भी व्यक्ति देश में किसी भी हिस्से में रहता है, वो वहां जाकर कश्मीर में नौकरी हासिल है वो कर सकता है, सरकारी नौकरी। लेकिन बीजेपी की ही एक सरकार ने अपने प्रदेश के अंदर है देश के दूसरे लोगों के लिए एक रोक है वो लगा दी है। तो ये जो एक मूल जो बीजेपी की विचारधारा है उससे कहीं ना कहीं ये विपरीत जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी की जो वोट की पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, ये इसको दर्शाता है कि जम्मू में उनको वोट अपना बैंक बनाना था और यहाँ पर उनको क्योंकि जेजेपी का साथ लेना है इसलिए यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर पर ये हरियाणा में जो गठबंधन है उसकी राजनीति के दबाव हैं, उसके चलते है बीजेपी को ये कदम है उठाना पड़ा। मैं यहाँ एक और बताना चाहूँगा कि कदम तो बीजेपी ने उठा लिया, लेकिन आगे कोई राह इतनी आसान नहीं है जी। अभी अगस्त के अंदर है हरियाणा कैबिनेट ने ये जो 75% आरक्षण है निजी उद्योगों में, इसका एक अध्यादेश है, वो अध्यादेश है वो पास कर गवर्नर को सैंक्शन करने के लिए भेजा। जी। गवर्नर हैं, उन्होंने, हालांकि वो भी मतलब है बीजेपी के नेता ही रहे हैं, उन्होंने उसको तुरंत अपनी सहमति है नहीं दी और उसको उन्होंने राष्ट्रपति है उसको रेफर कर दिया। तो वो अध्यादेश है वो लागू नहीं हो पाया और इस बात की पूरी संभावना है कि ये जो बिल है, क्योंकि गवर्नर के पास है, अप्रूवल के लिए जाएगा और ये अप्रूवल शायद ना हो और ये भी राष्ट्रपति है उनके पास है वो जा सकता है। तब फिर वो जो उसकी कानूनी पेचीदगियां हैं मतलब वो शुरू होंगी कि क्या वो जो पार्लियामेंट ने जो एक्ट पास किया है, पार्लियामेंट का जो कानून है और वो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके अंदर है भी आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में क्या है भी मुझे राइट टू इक्वलिटी है बिफोर लॉ। जी। तो अगर मतलब है मुझे नौकरी के अंदर है ये जो समानता का अधिकार है वो नहीं है तो मेरा ये फंडामेंटल राइट है ये कहीं ना कहीं है इससे उसको नुकसान पहुंचता है। तो इसको लेके जैसे आंध्रा के अंदर है, आंध्र प्रदेश ने भी ऐसा ही एक बिल है वो पास किया और उसे फिर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और इस समय तक अभी तक वो बिल है वो वहां पर लागू है वो नहीं हो पाया है। तो वो जो कानूनी जो जानकार लोग हैं उनका कहना है भी इस बिल के साथ भी इस तरह की जो दिक्कतें परेशानियां हैं वो आ सकती हैं। विधानसभा ने पारित कर दिया लेकिन अभी रास्ता लंबा है। जी। तो ये बीजेपी का दायित्व तो बनता था कि जो देश का जो एकता है, जो देश की अखंडता है उसको बरकरार रखना चाहिए था। जिस तरह से महाराष्ट्र में कानून बना दिया गया और जो दलील दे रहे थे खुद सीएम खट्टर जब इस पर बहस हो रही थी कि वहां पर इस तरह से जो कानून है आरक्षण का वो चल रहा है, मध्य प्रदेश में ये कानून है वहां पर ये चल रहा है, इसलिए हरियाणा में भी ये कोई गैर कानूनी नहीं होगा। लेकिन बीजेपी जो अपना दावा भरती है कि वो एक देश और एक कानून की बात करती है, यहाँ पर बीजेपी अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है। वो निश्चित तौर पर ये जो मैंने जैसे पहला कहा भी गठबंधन है उसकी जो मजबूरी है वो बीजेपी को अपने जो प्रिंसिपल स्टैंड है जिसको वो बहुत लंबे समय से है जिसका प्रचार करते हैं उससे पीछे हटना पड़ रहा है। और ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर है जेजेपी है वो उसका दबाव ऐसा था भी आप मानेंगे नहीं मानेंगे तो वो सरकार से बाहर भी हो सकते हैं। तो ये गठबंधन की मजबूरी थी जिसकी वजह से बीजेपी को ये अडॉप्ट करना पड़ा, हालांकि ये उनके प्रिंसिपल स्टैंड है उसके अगेंस्ट था।
जी। एक सवाल की कुछ सालों पहले की बात है, मारुति का एक वाकया हुआ था कि वहाँ पर जो लोकल यूथ है उनको ज़्यादा तादाद में नौकरी मिली और वहाँ पर मैनेजर को जिंदा आग के हवाले कर दिया गया। इस तरह की जो आशंकाएं हैं इंडस्ट्रीज में और ज़्यादा बढ़ जाएंगी आने वाले वक्त में, इसे किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, ये जो इंडस्ट्री है वो साफ साफ तो नहीं कह रही है, लेकिन उनके मन में जो डर है वो इस तरह का जरूर है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस समय मुख्यमंत्री थे, उस समय मारुति के मानेसर प्लांट के अंदर है हड़ताल हुई और वो हड़ताल इतनी ज़्यादा हिंसक हो गई कि वहाँ उन्होंने एक सीनियर मैनेजर है उनको आग के अंदर है जिंदा जला भी दिया। और उसके बाद बहुत लंबे समय तक उस क्षेत्र में तनाव रहा और खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उनको वहां जाकर स्थिति है वो संभालनी पड़ी। और उस समय मारुति ने एक घोषणा की थी, भाई हम अपने सब प्लांट है हरियाणा में बंद करके बाहर लेकर जाएंगे जी। और बाद में खैर सरकार ने मैनेज किया, लेकिन उसके बावजूद है वो एक अपना प्लांट है हरियाणा से बाहर ले गए। तो लोकल जो यूथ अगर कंट्रोल में नहीं रहा, मतलब और वो अगर मान लीजिए वो एक कानून के तहत है, उनको ये प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि उनको नौकरी देंगे ही देंगे इंडस्ट्री, तो कल को ये स्थिति दोबारा भी हरियाणा में पैदा हो सकती है। और इंडस्ट्री इस बात से डरी हुई है, हालांकि साफ साफ है वो कह नहीं रही है, लेकिन जहां जहां अनुभव ये आता है कि जहां जहां लोकल यूथ है किसी प्राइवेट इंडस्ट्री में ज़्यादा हुआ, वहां ये हिंसा की संभावना वो बनी रहती है। और ऐसा इससे पहले हरियाणा से पहले पश्चिम बंगाल में भी देखा गया। वहाँ टाटा का नैनो कार का प्लांट था सिंगूर में, मतलब, और सिंगूर में वहाँ भी जो लोकल यूथ थे जो उसमें एम्प्लॉई थे, इतनी ज़बरदस्त हिंसा हुई कि अल्टीमेटली टाटा को वो प्लांट सिंगूर से हटा के, बंगाल से हटा के गुजरात के अंदर लेके जाना पड़ा। और खुद उस समय नरेंद्र मोदी है गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने टाटा को फोन करके आमंत्रित किया कि हम 1 रुपए की कीमत पर आपको जमीन देंगे, आप प्लांट हमारे यहाँ आके लगाइए। तो ये जो आशंकाएं हैं, एप्रीहेंशंस हैं, ये इंडस्ट्री के मन में हरियाणा के अंदर भी हैं। और सरकार का वैसे कहना ये था मुख्यमंत्री का, भाई हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ समझाया भी है, लेकिन अभी तक कोई इंडस्ट्री है बहुत ज्यादा संतुष्ट दिखाई नहीं देती है। जी। उन युवाओं को कितनी मायूसी, उस पर बात करना चाहूंगी जो प्रदेश के बाहर से आते हैं, क्योंकि रोजगार जो देश का सबसे एक बड़ा मसला है वर्तमान में, रोजगार दूसरे प्रदेश के जो युवा हैं उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती है। तो काफी ज्यादा उन युवाओं के लिए मायूसी है। कितना फर्क पड़ जाएगा इस पे? नहीं, फर्क तो पड़ेगा निश्चित तौर पर। अगर 75% आरक्षण है, वो हरियाणवी जो ये 75% का जो एक पर्टिकुलर डाटा है, ये क्या दर्शा रहा है कि 75% ही क्यों? 75% तो मुझे लगता है कि वो एक उन्होंने इंडस्ट्री के लिए भी एक विंडो है वो खोल कर रखी है। भाई आप 25% है वो आप अपने हिसाब से भर्ती कर लें, बाहर से भी कहीं लेकर अगर आना चाहें तो। अब 25% की बात मैं इसलिए कर रही हूँ हरेश जी, क्योंकि 25% पर कोई ब्रैकेट नहीं है, वो कहीं से भी उठाए जा सकते हैं। तो वो 25% 50,000 से ऊपर की जो नौकरी है उसमें लागू हो जाएगा। तो वो जो टॉप ऑफिशियल है वो दूसरे प्रदेशों से आएंगे, और जो 75% है क्योंकि 50,000 से कम की नौकरी के लिए वो लागू होता है, तो वो स्थानीय युवाओं को मिलेगा। नहीं, उसमें वो है भी, वो जो 50,000 से ऊपर की नौकरी वाले हैं जो 25% हैं, वो तो वो पूरे के पूरे बाहर से ला सकते हैं, उस पर कोई कैप नहीं है। ये जो कैप है 50,000 से नीचे वाली जो नौकरी है, अगर 100 नौकरी है तो उसमें से 75 आपको हरियाणा में से लेनी होगी और 25 आप कहीं से भी ले सकते हैं। लेकिन ये जो कैप है 50,000 से नीचे वालों के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हरेश जी तमाम जानकारी के लिए, विस्तार से ये बताने के लिए कि हरियाणा के युवाओं को कितना खुश होना चाहिए कि ये कानून क्या वाकई में धरातल पर काम करेगा, क्या इसे जो राज्यपाल हैं राष्ट्रपति के पास भेजेंगे या नहीं। तमाम जो शंकाएं हैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी दूर हो पाई होगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले और हमें सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार।